नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और सच कहूं तो दिल को छू लेने वाली कविता की दुनिया में उतर रहे हैं। इसका शीर्षक है माय डियर सोल्जर्स। मेरे प्यारे सैनिकों। ये उन नायकों के नाम हैं जो हमारी सीमाओं पर चुपचाप पहरा देते हैं। अब इस कविता को समझने के लिए हमारे पास दो बहुत अलग तरह के कह सकते हैं सोर्सेज हैं, हाँ, एक तरफ तो है क्लास 7 के बच्चों के लिए स्टडी गाइड्स। जो इसे बहुत सरल तरीके से समझाते हैं, और दूसरी तरफ है एक एकेडमिक जर्नल जो इसके लेखक के विचारों और उनके काम का आप कहिए बहुत गहरा विश्लेषण करता है। और इसके लेखक भी कोई साधारण कवि नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो है भारत के 11वें राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और जिन्हें हम सब जनता के राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एग्जैक्टली और यही बात आज की हमारी पड़ताल को और भी दिलचस्प बना देती है। मतलब ये कविता देखने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, पर इसमें ऐसी क्या बात है जो इसे इतना असरदार बनाती है? और ये अपने लेखक डॉक्टर कलाम के बारे में हमें क्या बताती है? हाँ, चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि इस कविता की असली ताकत इसके शब्दों के पीछे छिपी है, डॉक्टर कलाम के अपने अनुभव में, उनकी अपनी शख्सियत में। तो फिर शुरू करते हैं इसकी पहली पंक्तियों से। डॉक्टर कलाम लिखते हैं, ओ डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स, यू आर ग्रेट सन्स ऑफ माई लैंड। व्हेन वी आर ऑल asleep, you still hold on to your deed. आए सीमाओं के रक्षकों, तुम मेरी धरती के महान सपूत हो। जब हम सब सो रहे होते हैं तब भी तुम अपने कर्तव्य पर डटे रहते हो। ये तो सीधी सी बात है, एक तरह से सैनिकों के काम का सार है ये। हाँ, सतह पर तो यही लगता है, लेकिन यहाँ दो शब्द बहुत अहम है। माई लैंड, मेरी भूमि। अच्छा। वो द लैंड या आर लैंड भी कह सकते थे। मेरी भूमि कहने से ये रिश्ता मतलब बहुत निजी हो जाता है। ये सिर्फ एक राष्ट्रपति का अपने सैनिकों को सलाम नहीं है। नहीं, ये एक नागरिक का अपने रक्षकों के लिए एक निजी आभार है। ये दिखाता है कि डॉक्टर कलाम उन्हें सिर्फ एक फौज के हिस्से की तरह नहीं, बल्कि जैसे अपने परिवार के सदस्यों की तरह देखते थे। अच्छा, ये तो बहुत गहरा अवलोकन है। तो ये सिर्फ एक औपचारिक सम्मान नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत जुड़ाव है। बिल्कुल। और दूसरी बात है ग्रेट सन्स, महान सपूत। हमारे स्रोत बताते हैं कि कलाम के लिए ये शब्द सिर्फ एक उपाधि नहीं था। तो फिर क्या था? ये इस सच्चाई को स्वीकार करना था कि ये नौजवान अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, अपनी जवानी, देश को दे देते हैं। जब बाकी लोग अपना करियर बना रहे होते हैं, परिवार के साथ होते हैं, ये सैनिक सब कुछ पीछे छोड़ आते हैं। ये उनके त्याग की गहराई को दिखाता है। हाँ, और ये त्याग सिर्फ नींद या आराम का नहीं है। कविता आगे उन मुश्किल हालात का जिक्र करती है जिनका वो सामना करते हैं। बर्फीली हवाएं, कड़ाके की ठंड, झुलसा देने वाली गर्मी, लेकिन इन सब के बीच एक तुलना है जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। कौन सी? ट्रेडिंग द लोनली एक्सपेंसेस एज योगीज। योगियों की तरह अकेले विशाल मैदानों में चलना। एक सैनिक और एक योगी, कहाँ से आया ये ख्याल? ये इस कविता का शायद सबसे शक्तिशाली रूपक है। मुझे भी ऐसा ही लगा। पहली नज़र में तो ये तुलना उनके अकेलेपन और मुश्किल हालात सहने की क्षमता को दिखाती है। जैसे एक योगी हिमालय में तपस्या करता है, सर्दी गर्मी सब सहता है। वैसे ही एक सैनिक भी सियाचिन या रेगिस्तान में हर मुश्किल सहता है। बिल्कुल। दोनों में आत्मा अनुशासन और सहनशीलता का स्तर असाधारण होता है। हाँ, जब मैंने ये पंक्ति पढ़ी तो मुझे लगा कि ये सिर्फ उनके अकेलेपन और मानसिक मजबूती को दर्शाती है, पर ऐसा लग रहा है कि इसमें और भी कुछ छिपा है। इसमें एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर छिपा है, जिसका जिक्र हमारा अकादमिक स्रोत करता है। अच्छा। एक योगी ये सब क्यों करता है? अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मोक्ष के लिए, या कह लीजिए आत्मज्ञान के लिए। उसका लक्ष्य व्यक्तिगत होता है। हाँ, अपने लिए होता है। लेकिन एक सैनिक ये सब किसके लिए करता है? देश के लिए, दूसरों के लिए। बिल्कुल। उनका लक्ष्य पूरी तरह से निस्वार्थ है। और यही एक छोटा सा फर्क उनके त्याग को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। मतलब योगी की तपस्या अपने लिए है, सैनिक की तपस्या दूसरों के लिए है। सही। ये अंतर उन्हें सिर्फ सहनशील ही नहीं, बल्कि एक सच्चा देशभक्त और कर्मयोगी बनाता है। ये निस्वार्थ सेवा का शिखर है। वाह, इस नजरिए से तो इस एक पंक्ति का मतलब ही बदल जाता है। तो सैनिक सिर्फ मुश्किल हालात ही नहीं सहते, उनका अनुशासन एक योगी जैसा है, लेकिन उनका मकसद उनसे भी बड़ा है। बिल्कुल। लेकिन उनके काम का दायरा कितना बड़ा है? कविता हमें उस विशालता की भी एक झलक देती है। हाँ, और वो झलक बहुत दिलचस्प है। कविता में आगे लिखा है, क्लाइंबिंग द हाइट्स और स्ट्राइडिंग द वैलीज।
डिफेंडिंग द डेजर्ट्स और गार्डिंग द मार्शेस। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, घाटियों में गश्त करना, रेगिस्तान और दलदली इलाकों की रक्षा करना। हाँ, पहले तो मुझे लगा कि ये बस उनके काम के अलग-अलग मोर्चों की एक लिस्ट है, ये दिखाने के लिए कि वो हर तरह के इलाके में काम करते हैं, जमीन के हर कोने की रखवाली। और ये सही भी है। लेकिन कविता की अगली ही पंक्ति है, सर्वेलेंस इन सीज एंड बाय सिक्योरिंग द एयर। समुद्र और हवा में भी निगरानी रखना। अब जरा रुककर सोचिए, जमीन, हवा और समुद्र, इन तीनों को एक साथ रखने के पीछे एक बहुत गहरा कनेक्शन है जो सीधे डॉक्टर कलाम से जुड़ता है। मैं इन पंक्तियों को बस उनकी अलग-अलग जिम्मेदारियों की एक सूची के तौर पर देख रहा था, पहाड़, घाटी, समुद्र, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप इसमें कुछ और गहरा देख रही हैं। बिल्कुल। द क्रिएटिव लॉन्चर जर्नल हमें याद दिलाता है कि डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। उन्होंने भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया था। हाँ, और उन्होंने कौन सी मिसाइलें बनाई? पृथ्वी, जमीन से जमीन, अग्नि, जमीन से जमीन, अलग रेंज, आकाश, जमीन से हवा, और नाग, एंटी टैंक। उन्होंने भारत की रक्षा को जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर मजबूत किया। एग्जैक्टली। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ एक कवि की कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और रणनीतिकार का नजरिया है जो इन पंक्तियों में झलक रहा है। यही बात इस कविता को खास बनाती है। ये कवि कलाम को वैज्ञानिक कलाम से जोड़ती है। ये तो कविता को एक बिल्कुल नया आयाम देता है। जब वो जमीन, हवा और समुद्र की सुरक्षा की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक बाहरी प्रशंसक की तरह नहीं बोल रहे, वो उस व्यक्ति की तरह बोल रहे हैं जो इन रक्षा प्रणालियों की जटिलताओं, इनकी जरूरतों और इनके पीछे की रणनीति को अंदर से समझता है। वो जानते थे कि हर मोर्चे पर 24 घंटे सतर्क रहने का क्या मतलब होता है। बिल्कुल, उनका सम्मान अनुभव से जन्मा है, सिर्फ भावनाओं से नहीं। ये कनेक्शन वाकई कमाल का है। और इस अथक सेवा के बाद कविता का अंत बहुत ही भावनात्मक और सुंदर है। वो लिखते हैं, विंड चाइम्स ऑफ माई लैंड वाइब्रेट योर फीट। मेरी भूमि की विंड चाइम्स तुम्हारे पराक्रम से गूंज उठती हैं। ये विंड चाइम्स वाली बात थोड़ी काव्यात्मक है, इसे हम कैसे समझें? ये एक बहुत ही खूबसूरत कल्पना है। इसका सीधा सा मतलब है कि सैनिकों के साहसी कामों का जश्न सिर्फ इंसान ही नहीं मनाते, बल्कि खुद प्रकृति भी मनाती है। हाँ, जब हवा चलती है और घरों में या पेड़ों पर लगी विंड चाइम से मीठी आवाज आती है, तो कवि कल्पना कर रहा है कि वो हवा भी सैनिकों के पराक्रम की कहानी सुना रही है, उनकी जीत का संगीत गा रही है। ये दिखाता है कि उनका काम, उनका बलिदान इस देश की हवा में, इसकी आत्मा में बसा हुआ है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में से एक इस कविता के भावनात्मक स्वर को श्रद्धा और उदासी का मिश्रण कहता है। ये सुनकर बहुत सटीक लगता है। एक तरफ उनके लिए गर्व और सम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उदासी भी है। हाँ, वो उदासी उनके त्याग को समझने से आती है। जब हम ये पढ़ते हैं कि उन्होंने अपनी जवानी देश को दे दी, तो गर्व के साथ एक टीस भी उठती है कि उन्हें क्या-क्या छोड़ना पड़ा। तो ये कविता सिर्फ उनकी बहादुरी का जश्न नहीं मनाती। नहीं, ये उनके बलिदान के वजन को भी महसूस करती है। इसीलिए इसमें श्रद्धा के साथ उदासी भी है। अकादमिक जर्नल में एक और बहुत रोचक तथ्य का जिक्र है। राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर कलाम ने सिर्फ ये कविता लिखी ही नहीं, उन्होंने इसे बच्चों के एक समूह के हाथों वाघा सीमा पर तैनात सैनिकों तक भिजवाया था। हाँ, ये सिर्फ कविता लिखने और प्रकाशित करने जैसा नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक सक्रिय कदम था, एक संदेश था। इसके दो मकसद थे। क्या थे वो? पहला, सैनिकों का मनोबल बढ़ाना, उन्हें ये बताना कि देश का सर्वोच्च कमांडर ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी भी उनके साथ है। और दूसरा, और शायद ज्यादा जरूरी, युवाओं के लिए। हाँ, युवाओं और बच्चों के मन में देश और उसके रक्षकों के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना जगाना। वो चाहते थे कि देश के बच्चे उन लोगों से सीधे जुड़े जो उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये कविता सिर्फ एक कलाकृति नहीं बल्कि एक पुल बनाने की कोशिश थी। तो अगर हम सबको जोड़कर देखें जो हमने अब तक बात की है, तो इस कविता की असली ताकत क्या है? इसका कोर मैसेज क्या निकलता है? मुझे लगता है अब हम अपनी शुरुआती सवाल का जवाब दे सकते हैं। इस कविता की ताकत सिर्फ इसके सरल शब्दों में नहीं है, इसकी ताकत इसके लेखक की शख्सियत में है। ये एक ऐसे इंसान ने लिखी है जो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक था जिसने रक्षा प्रणालियां बनाई, एक कमांडर था जिसने सेनाओं का नेतृत्व किया, और एक शिक्षक था
जो देश के बच्चों से जुड़ना चाहता था। और शायद इसीलिए ये कविता डॉक्टर कलाम के उस बड़े नजरिए का हिस्सा लगती है जिसे हमारे स्रोत राजनीति और धर्म से परे देशभक्ति कहते हैं। बिल्कुल। सैनिक उस निस्वार्थ समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक है जिसे डॉक्टर कलाम हर भारतीय में देखना चाहते थे। वो धर्म, जाति या राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ देश के लिए काम करते हैं। हाँ, वो एक मजबूत और एकजुट भारत की उनकी कल्पना का जीता जागता सबूत है। इसलिए ये कविता सिर्फ सैनिकों के लिए एक श्रद्धांजलि नहीं है, ये हर नागरिक के लिए एक प्रेरणा है। तो आज हमने देखा कि माय डियर सोल्जर्स एक साधारण कविता से कहीं ज्यादा है। ये एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रपति और एक सच्चे देशभक्त का अपने देश के रक्षकों को एक निजी सलाम है। और इसमें योगियों और प्रकृति के रूपकों का इस्तेमाल सैनिकों के प्रति सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि एक गहरी समझ को दिखाता है। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि डॉक्टर कलाम सिर्फ एक दूर बैठे प्रशंसक नहीं थे। मिसाइल मैन और सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर के रूप में वे राष्ट्र की रक्षा की हर बारीकी से जुड़े हुए थे। उनका हर शब्द अनुभव और गहरी समझ से निकला है, जो इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर गौर किया जा सकता है। जरूर। हमारा अकेडमिक स्रोत बताता है कि डॉक्टर कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी विनाशकारी मिसाइलें बनाने के बाद अपने एक लेख में खुद से एक बहुत गहरा सवाल पूछा था। उन्होंने लिखा, हजारों लोगों की कड़ी मेहनत के बाद जब अग्नि मिसाइल ने उड़ान भरी तो मैंने खुद से पूछा, क्या यही खुशी है? इज दिस हैप्पीनेस? ये एक बहुत ही मार्मिक और गहरा आत्मचिंतन है, एक निर्माता का अपनी रचना के उद्देश्य पर सवाल उठाना। हाँ, एक तरफ ये कविता हमारे रक्षकों का जश्न मनाती है, लेकिन दूसरी तरफ उन रक्षा प्रणालियों का निर्माता खुद अपनी रचनाओं के अस्तित्व और उद्देश्य से जूझता रहा। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कोई भी समाज अपनी रक्षा की जरूरत और अपने रक्षकों के सम्मान को उस अंतर्निहित त्रासदी के साथ कैसे संतुलित करता है, जिसके कारण ये सब कुछ जरूरी हो जाता है। Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel.